तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि वो एलियन जो कोई भी क्राइम करते हैं उन्हें यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने वाले एलियंस ह्यूमंस की बॉडी में सजा के तौर पर कैद कर देते हैं। और उन्हें सिर्फ ह्यूमंस की बॉडी में ही कैद इसी वजह से करा जाता है क्योंकि वो एलियन अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते थे। साथ ही जिन भी ह्यूमंस के अंदर एलियन होते थे उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था और वो नॉर्मली अपनी लाइफ को जिया करते थे। और जब वो अपनी लाइफ को पूरा जी लेने के बाद मरते थे तो उनके शरीर के साथ साथ वो एलियंस भी खत्म हो जाते थे। और ऐसे हजारों एलियंस को ह्यूमंस के अंदर कैद करा गया है, जिसमें से कुछ एलियन कभी कभी ह्यूमन के शरीर से बाहर आने की भी कोशिश करते हैं पर ज्यादातर उसमें सफल नहीं हो पाते। लेकिन कभी कभी अगर वो बाहर आ भी जाती हैं तो उन्हें रोकने के लिए अर्थ पर एक गार्ड नाम के रोबोट को छोड़ा गया है। अब वहां से हमें 1380 का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लोग एक औरत को हवा में लटका हुआ देख पाते हैं जो कि अजीब तरह से तड़प रही थी। इसका मतलब यही था कि उसके शरीर के अंदर जिस एलियन को कैद करा गया था वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और ये सब देखने के बाद उस गांव के सिपाही उस औरत को चुड़ैल समझने लग गए थे और तुरंत ही उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। उसी बीच हम लोग एक पोर्टल को देख पाते हैं जो कि अचानक से उस जगह पर बनता है और उसमें से एक बहुत खतरनाक गाड़ी बाहर आती है। अब तभी वो एलियन भी उस औरत के शरीर से बाहर आ जाता है और गाड़ी को देखने के बाद वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तब हम लोग गाड़ी में से एक थंडर नाम के रोबोट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जो कि असल में गार्ड रोबोट का असिस्टेंट था। तब थंडर तुरंत ही उस औरत की बॉडी के पास जाकर उसे चेक करने लगता है और उसी बीच हम लोग गार्ड रोबोट को देख पाते हैं जो कि एलियन से लड़ाई कर रहा था। तब एलियन भी तुरंत ही उस औरत की बॉडी के अंदर घुसता है और गार्ड रोबोट से लड़ाई करना चालू कर देता है। लेकिन गार्ड रोबोट इस बार उस एलियन को हराने के बाद अपने हाथ में कैद कर लेता है और वहां से जाने लगता है। पर इस वजह से उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो मरने की कगार पर आ जाती है। पर मरने से पहले वो गार्ड रोबोट से बोलती है कि वो उसकी बेटी को बचा ले और इतना बोलने के बाद वो औरत मर जाती है। जिसके बाद गार्ड रोबोट तुरंत ही आसपास चेक करता है तो उसे वहां पर एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो कि अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुई थी। पर वहां पर और भी काफी सारे सिपाही आ जाते हैं जो कि अब उस लड़की को मारना चाहते थे। लेकिन थंडर उस लड़की को इंसानी रूप में आकर बचा लेता है और अब क्योंकि गार्ड ने उस टाइमलाइन में अपना काम पूरा कर दिया था तो अब वो एक नाइफ की मदद से एक पोर्टल को खोलता है और थंडर के साथ 2012 में वापस चला जाता है। अब वैसे आप लोग इस नाइफ को याद रखना क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी नाइफ के ऊपर बेस्ड होने वाली है। खैर 2012 के टाइमलाइन में हम लोग गार्ड को भी ह्यूमन के रूप में देख पाते हैं। इसका मतलब यही था कि असल में गार्ड और थंडर रोबोट थे बट ह्यूमंस के बीच में रहने के लिए वो ह्यूमन के जैसा गेटअप रखते थे। आगे गार्ड उस एलियन को पत्थर की फॉर्म में अपने रूम में ही बने एक जेल में कैद कर देता है और तभी गार्ड को एक बच्चे के रोने की आवाज भी आने लगती है। और फिर चेक करने पर उसे पता चलता है कि थंडर 1380 से उस औरत की बच्ची को अपने साथ 2012 में लेकर आ गया था और वो चाहता था कि वो लोग उस बच्ची को अपने साथ ही रखें ताकि वो इंसानों के बारे में और ज्यादा चीजें जान पाए। जिस पर पहले तो गार्ड नहीं मानता पर थंडर की जिद करने पर वो मान जाता है। और बाद में हम लोग उन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में अभी उन्हें 10 साल तक अभी भी अर्थ पर ही रहना था क्योंकि यूनिवर्स के प्रोटेक्टर आगे और क्रिमिनल को 10 साल बाद अर्थ पर भेजने वाले थे जिनको ह्यूमंस के अंदर डालने का काम असल में गार्ड और साथ ही थंडर का ही था। अब वहां से सीन सीधा 1391 में आता है जहां पर हम लोग मूर्ख नाम के एक जादूगर को देख पाते हैं जो कि असल में एक बाउंटी हंटर भी था। वो ऐसे क्रिमिनल्स या फिर चीजों को ढूंढा करता था जिनको ढूंढने पर इनाम हो। तभी उसकी नजर अचानक से 3 चोर पर पड़ती है जिनके सर के ऊपर बहुत बड़ा इनाम था और उनको देखने के बाद मुरुक तुरंत ही उनका पीछा करना चालू कर देता है। और तब वो क्रिमिनल भी वहां पर मुरुक को देखकर वहां से भागना चालू कर चुके थे पर मुरुक वहां पर अपनी जादुई ट्रिक की मदद से किसी तरह से उन तीनों को पकड़ लेता है। और तब वहां पर हम लोग उसके पास एक पंखे को भी देख पाते हैं जिसमें से वो कभी भी 2 बिल्लियों को समन कर सकता था और वो बिल्लियां इंसानों का रूप भी ले सकती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि उन चोरों को पकड़वाने की वजह से मुरुक को इनाम मिलता है और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तभी अचानक से उसे एक और पोस्टर दिखाई देता है जिस पर एक खंजर बना हुआ था और उस पर बहुत बड़ा इनाम था। अब उस खंजर को देखने के बाद मुरुक काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसे ये बात तो याद थी कि उसने उस खंजर को कहीं पर देखा है मगर अभी उसे ये बात याद नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसने उस खंजर को कहां पर देखा था। और अब उस खंजर के बारे में पता करने के लिए मुरुक तुरंत ही निजोमी नाम के एक बंदे के पास जाता है जो कि असल में एक कैदी था और उससे बात करने के बाद मुरुक को पता चलता है कि वो खंजर असल में एक मछुआरे को मिला था जो वो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि उस खंजर में बहुत सारे हीरे लगे हुए थे इसीलिए उस मछुआरे ने एक लोहार की मदद से उस खंजर में से सारे हीरे निकालने की कोशिश करी मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लोहार उसमें से एक भी हीरा नहीं निकाल पाया। जिसके बाद अचानक से ही कुछ सिपाही उस मछुआरे के पास आए और उससे उस खंजर को खरीद कर ले गए।
और तब से ही वो खंजर राज्य के सेनापति के पास था। अब इस बात को जानने के बाद मुरुक तुरंत ही सेनापति से मिलने के लिए चला जाता है, पर वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि वहां पहले से ही एक आदमी आया हुआ था जो कि कोट पैंट में वहां पर बैठा था और खंजर अपना होने का दावा कर रहा था। लेकिन सेनापति उस आदमी को वो खंजर देने से मना कर देता है, जिस पर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और अचानक से ही हम लोग देख पाते हैं कि उस आदमी के अंदर से एलियन के टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और सेनापति के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। और इसका मतलब साफ था कि ये आदमी असल में एक एलियन के कब्जे में था जो कि अपनी कैद से बाहर आ गया था और उसने दूसरे इंसान के ऊपर कब्जा कर लिया था। और अब क्योंकि सेनापति बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उस खंजर को बाहर की तरफ फेंक देता है। पर तभी वहां पर निज़ूमी पहुंच जाता है जो कि अब उस खंजर को लेकर वहां से भागना चालू कर देता है। और तब एलियन ने भी निज़ूमी का पीछा करना चालू कर दिया था और तब मुरुक भी वहां पर उन दोनों का पीछा करना चालू कर देता है। और उसी बीच हम लोग देख पाते हैं कि जब एलियन निज़ूमी को जान से मारने वाला था, तब मुरुक बीच में आ जाता है और एलियन से बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगता है। लेकिन वो एलियन असल में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो कि थोड़ी ही देर में मुरुक को बेहोश करने के बाद वहां से वापस से निज़ोमी का पीछा करना चालू कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि जब निज़ोमी की आंख खुलती है तो वो एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। और तभी वहां पर मुरुक की दोनों बिल्लियां आ जाती हैं जिन्होंने इंसान का रूप ले रखा था। जिसके बाद जब वो मुरुक को लेकर जा ही रहे थे, तभी अचानक से ही मुरुक की नजर तालाब के नीचे एक अजीब सी एलियन स्पेसशिप पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद मुरुक काफी ज्यादा शॉक था। तभी वहां पर वो एक लड़की को भी नोटिस करता है, जो जैसे ही उन्हें देखती है वैसे ही वो वहां से भाग जाती है। खैर अब वहां से सीन सीधा 2022 में आता है, जहां पर हम लोग यानयी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि असल में अपने प्रिंसिपल के पास बैठी हुई थी और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद उसके पिता रोबोट है। लेकिन यानयी की प्रिंसिपल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। और तब हम लोग गार्ड को देख पाते हैं जो कि यानयी को लेने के लिए उस स्कूल में आ गया था। और तब जाकर हमें पता चलता है कि यानयी असल में वही लड़की है जिसको 1380 से थंडर अपने साथ 2012 में लेकर आ गया था और अब 2022 था तो वो लड़की 10 साल की हो चुकी थी। और अब जैसे ही गार्ड को इस बारे में समझ आता है कि यानयी उसके बारे में अपनी प्रिंसिपल को बताने की कोशिश कर रही है, तो वो तुरंत ही यानयी को गाड़ी में बिठाकर अपने घर की तरफ लेकर जाने लगता है, जहां पर हम लोग यानयी की बातों से जान पाते हैं कि उसे शक है कि उसके पिता रोबोट हैं। लेकिन गार्ड उसकी बात पर साफ इनकार कर देता है। पर क्योंकि यानयी को ये बात भी पता थी कि गार्ड असल में अपनी गाड़ी में किसी न किसी से बात करता रहता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि थंडर था, तो तुरंत ही यानयी वहां पर अपने फोन को छुपा देती है और उसकी रिकॉर्डिंग को चालू कर देती है। और अब यानी की गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग गार्ड और साथ ही थंडर की बातों से जान पाते हैं कि अगले दिन अर्थ पर वो सारे के सारे क्रिमिनल एलियन पहुंचने वाले हैं, जिनको 2012 में यूनिवर्स के प्रोटेक्टर ने अपने प्लेनेट से इधर की तरफ भेजा था। अब ये सारी बातें यानी के फोन में भी रिकॉर्ड हो गई थी। और आगे जब रात में यानी अपने फोन को वापस लेने के लिए कार में जाती है, तो धोखे से उसके सामने वही छोटा सा जेल आ जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और अब वो उस जेल को छेड़ने ही वाली थी कि तभी उसके सामने थंडर आ जाता है, जो कि आज पहली बार यानी के सामने आया था जब से यानी ने अपना होश संभाला था, जो देखकर यानी काफी ज्यादा शॉक थी। तब यहाँ पर थंडर यानी के सामने अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और उसे अपने और गार्ड के काम के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही अब यानी को ये बात भी पता थी कि गार्ड और थंडर उसकी जान बचाकर उसे पास्ट से यहाँ पर लेकर आए थे। और ये बात जानने के बाद यानी और ज्यादा शौक होती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि वो असल में एक रोबोट की बेटी है, पर अब जाकर उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। और आगे जब यानी अपने रूम में जाकर उन रिकॉर्डिंग को सुनती है जो कि उसके फोन में रिकॉर्ड हो गई थी, तो उसे उस जगह की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है जहां पर वो सारे के सारे क्रिमिनल एलियंस आने वाले थे। और अब उस लोकेशन के बारे में पता चलने के बाद यानी अगले ही दिन उस लोकेशन पर चली जाती है, जो कि असल में एक हॉस्पिटल था। यानी असल में वहां की वीडियो बनाना चाहती थी ताकि बाद में वो उस वीडियो को पुलिस वालों को दिखाकर अपनी बातों पर यकीन दिलवा सके। तभी हम लोग आसमान में एक स्पेसशिप को देख पाते हैं, जिसमें से एक पत्थर जैसी चीज हॉस्पिटल में गिरकर एक एग में तब्दील हो जाती है। और तभी उस एग में से अचानक से बहुत सारी टेल्स निकलना चालू हो जाती हैं, जो कि स्पेयर की शेप में ह्यूमन की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं और काफी देर तक ह्यूमन अपने कॉन्शियस में नहीं रहते। और अब उनमें से ये एक टेल यानी की तरफ भी बढ़ रही थी, पर तभी वहां पर गार्ड पहुंच जाता है, जो कि यानी को देख लेता है। पर अभी के समय पर वो उसे नहीं बचाता, पर हम लोग देखते हैं कि वो टेल तुरंत ही एक दूसरे ह्यूमन के जाकर लग जाती है। और फिर जैसे ही सारे के सारे क्रिमिनल एलियन ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग देख पाते हैं कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया है। साथ ही अब किसी भी इंसान को कुछ भी याद नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले वहां पर क्या हुआ था। लेकिन यानी जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, वो काफी ज्यादा शॉक होती है और तुरंत ही अपना फोन लेकर वहां से निकल जाती है।
वहीं हम लोग 1391 के समय में वापस से मुरुक को उसके साथियों के साथ देख पाते हैं, जो कि अभी भी उस एलियन के बारे में पता करने में लगा हुआ था जिसने सेनापति के ऊपर अटैक करा था। और तब उससे एक टेम्पल के बारे में पता चलता है जिसमें आज से 10 साल पहले एक आदमी आया था और पिछले 10 साल से वो वहां से बाहर नहीं निकला था, पर पिछले 10 साल से वो उस खंजर की ही तलाश कर रहा था। अब इस बारे में जानने के बाद तुरंत ही मुरुक अपने साथियों के साथ उधर की तरफ जाने का डिसाइड कर लेता है। वहीं हम लोग उस मंदिर में जांग नाम के एक आदमी को देख पाती हैं, जो कि असल में वही आदमी था जो कि 10 साल पहले वहां पर आया था और तब से ही वो उस खंजर को ढूंढ रहा था। तभी वहां पर एक कपल आता है जो कि असल में खुद भी जादूगर थे। तब वो जैंग को अपने पास मौजूद बहुत सारा जादुई सामान दिखाते हैं जो कि असल में वो उसे बेचना चाहते थे, पर जैंग उन्हें बताता है कि उसे सिर्फ वो खंजर चाहिए और अगर वो उस खंजर को उसके पास ले आते हैं तो वो उन्हें मुंह मांगा इनाम देगा। और अब इस बात को जानने के बाद वो दोनों कपल तुरंत ही उस खंजर को लेकर आने का वादा करते हैं और वहां से उस घर में चले जाते हैं जहां पर अभी के समय पर वो खंजर मौजूद था। वहां पर जाने के बाद कपल में मौजूद औरत अपने पास रखी एक फ्लूट को बजाने लगती है जिससे वहां के सारे लोग उसके वश में हो गए थे। और तब वो तुरंत ही एक गार्ड से घर के अंदर से उस खंजर को मंगवाती है। फिर जैसे ही वो गार्ड उस खंजर को लेकर बाहर आता है तभी हम लोग ली नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही वहां पर आकर सभी लोगों के ऊपर अटैक करती हुई उस खंजर को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन वो लड़की ज्यादा दूर नहीं भाग पाई थी क्योंकि अब उसके सामने खुद जांग पहुंच गया था, जो कि तुरंत ही उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और उसे बेहोश करते हुए उसके पास से उस खंजर को लेकर निकल जाता है। वहीं हम लोग 2022 में देख पाते हैं जहां पर जब यानी के पास गार्ड और साथी थंडर बैठे हुए थे तभी गार्ड और थंडर को ये बात पता चलती है कि अर्थ की तरफ एक बुरे एलियन का स्पेसशिप आ रहा है, जो कि वहां पर मौजूद सभी एलियन को ह्यूमन की बॉडी के अंदर से बाहर निकालना चाहते थे ताकि वो अर्थ के ऊपर अटैक कर सके। और अब ये बात जानने के बाद गार्ड और साथी थंडर तुरंत ही उन बुरे एलियन को रोकने के लिए जाने लगते हैं, पर तब यैन ये भी उनके साथ जाने की जिद करती है, जिस पर पहले तो गार्ड नहीं मानता पर बाद में वो उसकी बात को मान जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वहीं हम लोग उस स्पेसशिप में से एक रेड कलर के बहुत बड़े एलियन को बाहर निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि वहां पर मौजूद अपने लीडर को छुड़वाने के लिए आया हुआ था। और तब वो एक पुलिस वाले के पास जाता है जिसके अंदर ही उसका लीडर कैद था। अब वो पुलिस वाला उस एलियन को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर गया था, पर बाद में हम लोग एलियन की बातों से जान पाते हैं कि असल में अभी वो उस पुलिस वाले के अंदर से अपने लीडर को नहीं निकाल सकता, क्योंकि उस लीडर को निकालने के लिए उसे उस नाइफ की जरूरत पड़ने वाली थी जिसको हम तक शुरू से देखते हुए आ रहे थे। तभी वहां पर गार्ड भी पहुंच जाता है जो कि अब अपने रोबोट फॉर्म में आ गया था। वहां पर आने के बाद वो तुरंत ही उस रेड कलर के एलियन से लड़ाई करने लगता है और वहां पर हम लोग उनकी बातों से जान पाते हैं कि उस रेड कलर के एलियन का नाम रेडो था और साथ ही जिस लीडर को वो बाहर निकालना चाहता है उसका नाम है कंट्रोलर। लेकिन रेडो और गार्ड की फाइट के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि रेडो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो कि कुछ ही समय में गार्ड को हरा देता है और उससे किसी तरह से उस नाइफ को हासिल कर लेता है जिसकी मदद से अब वो कंट्रोलर को आजाद कर सकता था। लेकिन तब तक वो पुलिस वाला जिसके अंदर कंट्रोलर कैद था वो वहां से भाग जाता है क्योंकि वो अपनी जान को बचाना चाहता था, पर वहां पर रेडो उसका पीछा करता है और किसी तरह से उसे घायल करते हुए उस नाइफ की मदद से कंट्रोलर को बाहर निकाल लेता है। अब कंट्रोलर के बाहर आते ही गार्ड भी किसी तरह से वहां पर पहुंचकर कंट्रोलर से लड़ाई करना चालू कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर कंट्रोलर वहां पर रहा तो वो किसी भी तरह से पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर वहां पर अपनी एक एलियन की आर्मी बना लेगा और बाद में दूसरे यूनिवर्स पर भी अटैक करेगा। लेकिन गार्ड अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और तब हम लोग देख पाते हैं कि रेड और कंट्रोलर मिलकर गार्ड को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और जैसे ही कंट्रोलर को लगता है कि अभी के समय पर वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता तो वो तुरंत ही अपनी स्पेसशिप में चला जाता है। तब गार्ड भी कंट्रोलर के स्पेसशिप में जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसी बीच हम लोग देख पाते हैं कि रेडो उसे पकड़ लेता है और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे गार्ड और भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। और गार्ड अब पूरी तरह से खत्म होने ही वाला था कि तभी वहां पर थंडर पहुंच जाता है, जो कि अपने चार्ज में से कुछ परसेंट चार्ज यहाँ पर गार्ड को दे देता है, जिससे गार्ड की जान बच गई थी। वहीं हम लोग कंट्रोलर की स्पेसशिप में देख पाते हैं जहाँ पर कंट्रोलर बहुत ज्यादा खुश था। साथ ही वहां पर हम लोग बहुत सारी रेड कलर की बॉल्स को भी देख पाते हैं जिनके अंदर एक ऐसी गैस भरी हुई थी जिससे कोई भी एलियन अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी सरवाइव कर सकता था। और कंट्रोलर का यही प्लान था कि वो इन सभी बॉल की मदद से सारी की सारी गैस अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में फैला देगा, जिससे सिर्फ वही ह्यूमन जिंदा बचेंगे जिनके अंदर एलियंस को डाला गया होगा। और क्योंकि वो इन्वायरमेंट एलियंस के लिए बिल्कुल सुटेबल होगा, इसीलिए वो सारे के सारे एलियंस ह्यूमन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और बाद में कंट्रोलर के लिए ही काम करेंगे। और अब कंट्रोलर इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां पर गार्ड पहुंच जाता है, जो कि कंट्रोलर के ऊपर अटैक करते हुए उसी स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। लेकिन उस समय पर दो बॉल्स भी बाहर चली गई थी जिनके अंदर वो गैस मौजूद थी, और जैसे ही वो दोनों की दोनों बॉल बाहर जाती हैं तब हम लोग देख पाते हैं कि कंट्रोलर उन्हीं बॉल का फायदा उठाते हुए उन दोनों बॉल को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है,
जिससे आसपास के एरिया में वो गैस फैल गई थी जो सिर्फ एलियंस के लिए सुटेबल थी। इसीलिए वहां पर मौजूद सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं और सिर्फ वो ह्यूमंस जिंदा बचते हैं जिनके अंदर एलियंस मौजूद थे। जिससे आसपास के एरिया में वही गैस फैल गई थी जो सिर्फ एलियंस के लिए सुटेबल थी। इसीलिए उसके कांटेक्ट में जितने भी ह्यूमंस आते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं और सिर्फ वही ह्यूमंस अब जिंदा बचे थे जिनके अंदर एलियंस थे। पर अब उन एलियंस ने उन ह्यूमन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। अब जब गार्ड को ये बात रियलाइज होती है कि अभी के समय पर वो कंट्रोलर को नहीं हरा सकता, तो वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठता हुआ वहां पर से थंडर और साथ ही गैनी के साथ निकल जाता है। साथ ही गार्ड को अब ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी बैटरी सिर्फ 8% ही बची है और वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इसीलिए अब वो थंडर से यानी को दूर ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर यानी अभी के समय पर शहर में रहेगी तो वो जरूर मारी जाएगी। और अब इस बात को जानने के बाद थंडर भी इस बात पर एग्री करता है और तुरंत ही यानी को वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जब यानी को ये बात समझ आती है कि गार्ड उन एलियन से लड़ने के लिए गया हुआ है और उसकी पावर बहुत ज्यादा डाउन है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर थंडर को रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें गार्ड की मदद करनी चाहिए। और अब क्योंकि थंडर भी इस बात को जानता था कि उन्हें गार्ड की मदद करनी ही होगी, इसीलिए वो भी अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेता है और तुरंत ही गार्ड की तरफ जाने लगता है जो कि अब कंट्रोलर के सामने लड़ाई करने के लिए खड़ा हुआ था। और तब आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि गार्ड असल में अभी उसी स्पेसशिप के अंदर था जो कि असल में कंट्रोलर की थी। तब वो कंट्रोलर से किसी तरह से उस नाइफ को छीन लेता है, पर कंट्रोलर गार्ड को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसी बीच हम लोग देख पाते हैं कि यानी और साथी थंडर भी नीचे की तरफ पहुंच गए थे। साथ ही थंडर को ये बात पता चल गई थी कि वो कंट्रोलर की स्पेसशिप को पूरी तरह से तबाह कैसे कर सकता है। उन्हें असल में स्पेसशिप के बाहर मौजूद एक रेड लाइट के ऊपर उस खंजर से अटैक करना था, जो कि असल में उस स्पेसशिप का सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। और अगर उस खंजर से उस वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक होता तो पूरा स्पेसशिप एक बारी में ही डिस्ट्रॉय हो जाता। और अब ये बात जानने के बाद गार्ड तुरंत ही अपने पास मौजूद खंजर को बाहर की तरफ फेंक देता है, ताकि बाहर मौजूद थंडर उस खंजर को पकड़कर स्पेसशिप के वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर अटैक कर पाए। पर जैसे ही थंडर उस खंजर की मदद से वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करने वाला था, तभी वहां पर एलियन आकर उसे रोक लेते हैं। और अब गार्ड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब वो डिसाइड करता है कि वो यानी और साथी थंडर की जान बचाने के लिए उन्हें अपने साथ एक दूसरी टाइमलाइन में लेकर चला जाएगा। इसीलिए वो उस खंजर की मदद से एक टाइमलाइन का पोर्टल खोलता है और वहां पर जाने लगता है। और अब वो 1380 की टाइमलाइन में वापस से पहुंच गए थे, पर इस बार उनके पीछे पीछे कंट्रोलर भी आ जाता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में उस नाइफ को वापस से हासिल करना चाहता था। क्योंकि अगर उसके पास वो नाइफ नहीं होता तो वो अपने किसी भी साथी को ह्यूमन की बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता था। और तब यहाँ पर गार्ड और साथी कंट्रोलर के बीच में वापस से बहुत घमासान लड़ाई होती है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि कंट्रोलर पूरी तरह से गार्ड के ऊपर भारी पड़ जाता है। साथ ही इस बार कंट्रोलर ने थंडर को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था और अभी के समय पर वो गार्ड को जान से मारने ही वाला था कि उसी बीच हम लोग यानजी को देख पाते हैं जिसके पास वो खंजर मौजूद था। साथ ही जब वो गाड़ी में चेक करती है तो वहां पर उसे एक गन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो तुरंत ही यहाँ पर कंट्रोलर के ऊपर अटैक कर देती है। और क्योंकि उस वक्त तक कंट्रोलर ने एक इंसान की बॉडी पर कब्जा करा हुआ था ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाए, इसीलिए उस गोली से उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे उसके इंसान का शरीर मरने लगता है, वैसे वैसे वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और तब कंट्रोलर गुस्से में उस गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है जिसमें ये बैठी हुई थी। और तब वो गाड़ी तुरंत ही पास की नदी में जाकर गिर जाती है। और जब वो गाड़ी नदी में डूब रही होती है तब हम लोग देखते हैं कि यानी के हाथ से वो खंजर भी छूट जाता है। तब यानी उस खंजर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो डूबने लगती है। पर उसी बीच हम लोग एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि यानी को अपने साथ पकड़कर पानी के बाहर निकाल लेता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि छोटा मुरुक था जिसने बचपन के समय में यानी की मदद करी थी। और तब वो यानी के सारे सामान को भी पानी से बाहर निकाल लेता है। और उसी बीच हम लोग उस गाड़ी को देख पाते हैं जो कि पानी में गिरने के बाद अपने असली रूप में आ गई थी। और तब जाकर हमें पता चलता है कि वो गाड़ी असल में एक स्पेसशिप थी, जिसकी मदद से ही वो लोग टाइम में आगे पीछे जा सकते थे। अब वहां से सीन सीधा 1391 में आता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि कुछ एलियंस ने ह्यूमंस के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और अब वो चाहते हैं कि वो कंट्रोलर को ढूंढे और साथ ही उस खंजर को वापस से हासिल कर स्पेसशिप में लगाते हुए वापस से फ्यूचर में चले जाएं। और जैंग भी उन सभी एलियंस में से एक था जिसने अभी के समय पर ली को अपना बंदी बना लिया था, क्योंकि वो जानता था कि ली असल में कोई और नहीं बल्कि यानी ही है, जिसकी वजह से कंट्रोलर इस समय में आ गया था। और अब जैसे ही ली होश में आती है वैसे ही वो ली से स्पेसशिप के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि खंजर तो अब उससे मिल गया था, पर अब वो स्पेसशिप की मदद से ही फ्यूचर में जा सकता था। पर यहाँ पर ली को भी उस स्पेसशिप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। उसी वक्त मुरुक भी वहां पर अपने साथियों के साथ जैंग को ढूंढते हुए आ जाता है। और क्योंकि मुरुक को ये बात पता चल गई थी कि जैंग को वो खंजर मिल गया है, इसीलिए वो उसकी चापलूसी करने की कोशिश करने लगता है, ताकि आगे चलकर वो मौका आने पर तुरंत ही उस खंजर को जैंग के पास से चुरा पाए।
और वहां पर हम लोग उस एलियन को भी देख पाते हैं जिसने सेनापति को जान से मारा था। और वहां पर उन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि वो दोनों चाहते हैं कि वो कंट्रोलर को जल्दी से जल्दी ढूंढ लें ताकि वो उसके साथ वापस से फ्यूचर में जा पाएं। पर दोनों में से किसी को भी अभी इस बात का नहीं पता था कि कंट्रोलर असल में गांव के कौन से इंसान में है, क्योंकि 1380 के समय में जब कंट्रोलर यहाँ पर आया था तब यानी के गोली मारने की वजह से उसका इंसानी शरीर पूरी तरह से खत्म होने लग गया था। तो जाहिर सी बात है कि उसे दूसरे इंसानी शरीर की जरूरत पड़ी होगी। खैर दोपहर के समय में हम लोग देख पाते हैं कि जैंग ने मुरुक को अपने टेम्पल में रख लिया था ताकि वो अपने छोटे मोटे काम मुरुक से करवा सके। और उसी बीच मुरुक की मुलाकात ली से होती है और जब ली उसे बताती है कि वो भविष्य से है तो यहाँ पर मुरुक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब वो तुरंत ही ली को खाना देता है जो कि जैंग ने ली के लिए भेजा था। फिर ली उस खाने को खाने लगती है और मुरुक यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मुरुक सीधा उस कपल के पास जाता है जो कि जैंग के लिए काम कर रहे थे। और क्योंकि जैंग को अब वो नाइफ मिल गया था इसी वजह से उसने उन दोनों को भी अपने पास रख लिया था। तब वो उन दोनों के लिए भी सेम खाना भिजवा देता है। पर वहां पर हम लोग उन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि अब उन्हें ये बात पता चल गई है कि जैंग असल में एक एलियन था जो कि आगे चलकर कंट्रोलर नाम के किसी एलियन के साथ वापस से फ्यूचर में जाना चाहता है और वो इंसानों को खत्म करना चाहता है। और जब वो उस खाने को थोड़ा सा खाते हैं तो उन्हें ये बात पता चल जाती है कि उस खाने के अंदर जैंग ने जहर मिलाया हुआ था, क्योंकि उस कपल को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था और ये बात जैंग को पता चल गई थी। और क्योंकि जैंग के लिए आगे चलकर ली भी खतरा बन सकती थी इसीलिए उसने उसके खाने में भी जहर मिलवाया हुआ था। और अब जैसे ही ये बात मुरुक को पता चलती है तो वो तुरंत ही ली के पास चला जाता है, क्योंकि वो उसे अब धीरे धीरे पसंद करने लग गया था। और अब जब वो ली के पास पहुंचता है तो वहां पर ली बेहोश पड़ी हुई थी, जो देखने के बाद मुरुक तुरंत ही उसे एंटीडोट खिला देता है। पर तब जैंग के साथियों ने भी उसे देख लिया था इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, जो देखकर मुरुक वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन जैंग के साथी किसी तरह से मुरुक को पकड़कर उसे जान से मार देती हैं और वहां पर से चले जाते हैं। पर उस समय पर हम लोग ली को देख पाते हैं जो कि जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही जैंग के पास जाकर उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। तब उसने जैंग से उस खंजर को हासिल कर लिया था, पर जब वो उसे लेकर भाग रही होती है तब जैंग उसका पीछा करता है। पर वहां पर हम लोग उस कपल को देख पाते हैं जो कि जैंग की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा नाराज थे और अब वो जैंग से लड़ाई करना चालू कर देते हैं। उनके पास काफी तरह तरह के जादुई हथियार थे जिनकी मदद से वो जैंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे। पर उसी बीच हम लोग ली को देख पाते हैं जो कि जब भागने की कोशिश कर रही थी तभी वहां पर जैंग का साथी पहुंच जाता है जो कि वही एलियन था जिसने सेनापति को जान से मारा था। और तब वो भी अपने असली रूप में आकर ली के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। और अब वो ली को उसके ही हाथों से मरवाने वाला था कि तभी वहां पर मुरुक पहुंच जाता है जो कि अब बिल्कुल सही हो गया था, जिसे देखने के बाद ली खुद भी काफी ज्यादा शॉक थी। और तो मुरुक वहां पर उस एलियन से लड़ाई करने लगता है और मुरुक अब उस एलियन के ऊपर भारी पड़ रहा था। तब वो बताता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, जिसका रीजन हमें आगे जानने को मिलेगा। और तब ली भी वहां से भागने लगती है। पर रास्ते में हम लोग देख पाते हैं कि जैंग की नजर वापस से ली के ऊपर पड़ जाती है और ली भी उसे उकसाती है ताकि वो उन दोनों कपल की जान को बचा सके और वहां पर जैंग को अपने पीछे बुला सके। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही जैंग देखता है कि ली उस खंजर को लेकर कहीं पर जा रही है वो तुरंत ही उसका पीछा करना चालू कर देता है। तब ली भी एक नाव में बैठती है और कहीं पर जाने लगती है। उसी बीच हम लोग मुरुक को देखते हैं जो कि उस एलियन से लड़ाई करते हुए उसे जान से मार देता है। पर मरने से पहले वो एलियन उसे बताता है कि असल में मुरुक के अंदर ही कंट्रोलर है। इस बात को जानने के बाद मुरुक खुद भी काफी ज्यादा शॉक था। और अब ये सारी बातें ब्लैक और व्हाइट ने भी सुन ली थी, जो जानने के बाद वो सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें मुरुक को भी मार देना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि असल में कंट्रोलर कितना ज्यादा खतरनाक था और आगे चलकर उसके जैसे एलियन कितने सारे ह्यूमंस को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। अब वहां से सीन 1380 में जाता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि जब यान यी ने कंट्रोलर को गोली मारी थी और कंट्रोलर इधर उधर घूम रहा था ताकि वो अपने लिए एक नए शरीर को ढूंढ सके, तभी अचानक से ही उसके सामने मुरुक पहुंच जाता है जो कि यान यी की मदद करके ही आ रहा था। और उसी समय पर कंट्रोलर मुरुक की तरफ बढ़ने लगता है। और अब ये सारी बातें याद आने के बाद मुरुक बेहोश हो गया था। वहीं हम लोग ली को देख पाते हैं जिसके पीछे अभी भी जैंग लगा हुआ था। तब ली यहाँ पर से कोरे में चली जाती है और जब जैंग उसकी नाव के पास पहुंचता है तब तक ली वहां से भाग चुकी होती है। और वहीं हम लोग ली को देख पाते हैं जो कि उसी स्पेसशिप के पास पहुंच गई थी जिसकी मदद से वो वापस से फ्यूचर में जा सकती थी। उसका रास्ता उसे बहुत पहले से पता था पर उसने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब क्या ली यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएगी, वो सब जानने के लिए मिलेगा हमें इस मूवी के दूसरे पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।